हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज हम लोग 11 से 14 मई का करंट अफेयर कवर करेंगे और आज के करंट अफेयर में किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उसको देख लेंगे। हम बात करेंगे अंटार्कटिक संधि के बारे में कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था और यहाँ से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम बात करेंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। फिर बात करेंगे माइलॉर्ड रिएक्शन, आखिर ये रिएक्शन है क्या और ये चर्चा में क्यों बना। फिर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, और ये चारों टॉपिक जो हैं ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल में मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे फूड रोग के बारे में कि ये किससे रिलेटेड है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। कावासाकी रोग के बारे में बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था। सिकल सेल रोग, ये पिछले वर्ष से जो है चर्चा केंद्र बना हुआ था, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये अभी वर्तमान में न्यूज में क्यों बना हुआ है। फिर हम बात करेंगे हनुमान एआई प्लेटफॉर्म के बारे में, और ये चारों टॉपिक जो है आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा, तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे ओलियंडर फूल के बारे में, ये हमारा साइंस और साथ ही साथ एनवायरमेंट का पोर्शन भी कवर कर सकता है, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हिंडन नदी के बारे में, कुक द्वीप समूह के बारे में, और पनामा एक कंट्री है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये तीनों जो है न्यूज में क्यों बने हुए थे, और ये हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। और ऐसा मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाले जो 15 से 20 मिनट हैं वो आपके एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर के साथ साथ आप कैसे जो है स्टैटिक्स पोर्शन को भी कवर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर के बारे में। इसरो ने एडिटिव मैग्नीफैक्चरिंग तकनीकी से निर्मित एक लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। 3D प्रिंटिंग तकनीकी से बने लिक्विड रॉकेट इंजन को लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्टिंग जो है इसकी सफल हुई है, और PS4 नाम के इस इंजन का प्रयोग जो है इसरो के मुख्य रॉकेट PSLV के ऊपरी हिस्से में किया जाता है। लगे हाथ आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेपाल के जाने माने पर्वतारोही जिनका नाम है कीमा रीता शेरपा, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का ही अपना विश्व कीर्तिमान इन्होंने तोड़ दिया है। 54 वर्षीय यह पर्वतारोही 8,849 मीटर ऊंचे इस शिखर पर 29वीं बार पहुंचे हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, इनका नाम कामी रीता शेरपा, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गूगल डीप माइंड ने अपने अल्फाफोल्ड कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल का तीसरा महत्वपूर्ण संस्करण पेश किया है, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिकों को दवाओं के अधिक कुशल डिजाइन और बीमारियों को लक्षित करने में सहायता करना है। तो अल्फाफोल्ड जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल है ये किसका है, ये गूगल का है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने हाल ही में एक नई उच्च उपज देने वाली गेहूं बीज किस्म जिसका नाम है HD3386 पेश किया है। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होगा कि HD3386 ये जो है किसकी किस्म है, ये गेहूं की किस्म है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अमेरिका में कोविड-19 वेरिएंट का एक अपरिचित समूह फैल रहा है। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लर्ट, FLIRT। तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो है किसका वेरिएंट है, ये कोविड का वेरिएंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 13 से 26 मई 2024 तक उमरोई मेघालय में स्थित भारतीय सेना के संयुक्त प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जाएगा। विश्व कुश्ती संचालन संस्थान यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है डोप टेस्टिंग को लेकर। ज्योति यारा जी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड में 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। अब चूंकि ये गोल्ड मेडल जीती हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ज्योति यारा जी जो है इनका संबंध दौड़ से है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापानी पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीत ली है। अब चूंकि ये जापान का पहला सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी है तो आपको ध्यान रखना होगा कि सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है। एक तो आप ध्यान रखेंगे कि हॉकी से इसका संबंध है, और दूसरे आप ध्यान रखेंगे कि 2024 में किसने ये ट्रॉफी जीती, जापान ने जीती थी। ये कुछ पॉइंट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में और जानते हैं कि अंटार्कटिक संधि जो है ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी।
तो एक्चुअली न्यूज जो है थोड़ी पुरानी थी। आपको पता होगा कि हमने बताया था कि 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक जो है वो कोच्चि में होगी। अब यहाँ पे अपडेट क्या आया है कि भारत जो है आधिकारिक तौर पर अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक को अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन बनाने की अपनी योजना के बारे में वहां पे बताएगा 46वीं अंटार्कटिक संधि में। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। 1959 में हस्ताक्षरित और वर्ष 1961 में लागू अंटार्कटिक संधि अंटार्कटिका को शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग और पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में नामित करना है। तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस पर जो है अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर जो है वो 1959 में किया गया था और ये लागू कब से हुआ था? 1961 से लागू हुआ था। संधि अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण उपयोग, वैज्ञानिक जांच की स्वतंत्रता और क्षेत्र से वैज्ञानिक निष्कर्षों के आदान प्रदान जैसे सिद्धांतों को स्थापित करती है। वर्तमान में 56 देश इस संधि के पक्षकार हैं। अब थोड़ा सा भारत का व्यू हम देख लेते हैं। भारत जो है 1983 में अंटार्कटिक संधि का एक सलाहकार दल बन गया और 28 अन्य सलाहकार दलों के साथ निर्णय लेने में पार्टिसिपेट करने लगा। अंटार्कटिक अनुसंधान में भारत की भागीदारी 1983 में अपने पहले अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री की स्थापना से चली आ रही है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये किसका अनुसंधान स्टेशन है? भारत का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत में 2 साल के अनुसंधान केंद्र संचालित होते हैं। एक जिसका नाम है मैत्री जो कि 1889 में स्थापित किया गया था और दूसरा जिसका नाम है भारती जो कि 2012 में स्थापित किया था। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो कि हमारा है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ये भी आपका मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। तो ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये जान लेते हैं। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 19वें सत्र में प्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय घोषणा के मसौदे पाठ पर अनौपचारिक बातचीत की है। 19वां सत्र जो है यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का आयोजित किया गया है और ये एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई देश में इवन भारत में भी जो है जंगलों में आग लग रही है। तो ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो ये एक फोरम है ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब बता दें कि इसकी स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा की गई थी। फोरम की वार्षिक बैठक जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत यूएनएफएफ का संस्थापक सदस्य है, ये आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट हेडिंग की जो कि है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये एक योजना है। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 113 सड़कों को मंजूरी दे दी है। तो सिंपल सी न्यूज थी लेकिन चूंकि ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो ये हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके बारे में बता दें कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया है। इंपॉर्टेंट होगा, ये स्टेटमेंट के तौर पे ऐसे प्रश्न जो है जनरेट होते हैं तो ये सारे पॉइंट जो है आप ध्यान रखेंगे। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा मतलब भारत की उत्तरी सीमा पर गांव और ब्लॉकों को व्यापक विकास जिससे चिन्हित सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, ये इसका उद्देश्य है। यह देश की उत्तरी भूमि सीमा के साथ 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख के 2967 गांवों में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान करेगा। ग्राम पंचायतों की मदद से जिला प्रशासन द्वारा वाइब्रेंट ग्राम कार्य योजना बनाई जाएगी और केंद्र और राज्य योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो ये जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये जो है 2022-23 से 25-26 तक लागू है। दूसरा जो है ये भारत के उत्तरी भूमि सीमा के 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश का भी नाम आप ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हिंडन नदी। हिंडन नदी जो है ये आपका ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करेगा और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसको देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हिंडन नदी के प्रदूषण पर 2 सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिसमें जिम्मेदार नगर निकायों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण दिया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। हिंडन नदी यमुना की एक सहायक नदी है। ये आप इमेज में देख रहे होंगे, ये आपकी यमुना है और यहाँ जो है शिवालिक रेंज से जो है हिंडन नदी चली आ रही है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में निचली शिवालिक पर्वतमाला से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में काली नदी और कृष्णा नदी है। ये आप देख रहे होंगे, ये काली रिवर है जो कि हिंडन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और साथ ही ये कृष्णा रिवर है जो कि आपका हिंडन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी जो दक्षिण भारत में बहती है वो वाली नहीं, इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। बता दें कि 2015 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंडन नदी के प्रदूषण स्तर का आकलन किया और इसे एक मृत नदी घोषित कर दिया था। अत्यधिक प्रदूषण स्तर के कारण इसे कई खंडों में स्नान के लिए अयोग्य पाया गया था। तो ये तो रहा हिंडन नदी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है हमारा फूड रोड। फूड रोड ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लुधियाना के पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बासमती चावल की किस्मों में फूड रोट से निपटने के लिए एक बायो कंट्रोल एजेंट जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम विकसित किया है। अब देखिए, ये नाम आप ध्यान रखेंगे कि ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम जो है ये एजेंट जो है किसके लिए है, ये फूड रोट के लिए है। बासमती चावल में के जो जड़ों में जो रोग होता है जिसे हम फूड रोट के नाम से जानते हैं, ये ट्राइकोडर्मा जो है उसके लिए है। बता दें कि फूड रोट बासमती चावल को प्रभावित करने वाला एक कवक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फंगस है ये, और यह रोग फुसेरियम वर्टिसिलियोइड्स के कारण कवक के कारण होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कवक का नाम क्या है, फुसेरियम वर्टिसिलियोइड्स, ये भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में इसको पूछ लिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है कावासाकी रोग। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, तो न्यूज ये है, सिंपल सी न्यूज थी कि कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कावासाकी बीमारी से पीड़ित 2 बच्चियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां से आपको अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने होंगे। एक तो आपको पता करना होगा कि ये कावासाकी रोग है क्या। तो बता दें कि कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय स्थिति है जो तेज बुखार, रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनती है और यह आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यह बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है। यह कोरोनरी धमनियों को प्रभावित करता है जो हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचाती हैं। यह बच्चों के लिम्फ नोड्स, त्वचा और मुंह, नाक, गले की परत में भी समस्याएं पैदा कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कावासाकी रोग जो है ये बच्चों जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ये उनको प्रभावित करता है और यह जो है एक दुर्लभ जो है हृदय की स्थिति है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम सिकिल सेल रोग। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये पिछले वर्ष भी न्यूज में बना हुआ था, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक 12 वर्षीय लड़का सिकिल सेल रोग से पीड़ित दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया है जिसने व्यावसायिक रूप से अनुमोदित जीन थेरेपी शुरू की है जो इस स्थिति को ठीक कर सकती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सिकिल सेल रोग एक वंशानुगत रक्त विकार है और यह दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन द्वारा चिन्हित होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि सिकिल सेल रोग का संबंध जो है वो रक्त विकार से है। सिकिल सेल रोग वाले लोगों में असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं जिन्हें हीमोग्लोबिन एस कहा जाता है, जो आरबीसी को सिकिल सेल या अर्धचंद्राकार आकार में विकृत कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं में एक अणु है जो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है हमारा हनुमान एआई प्लेटफॉर्म। ये भी आपका साइंस का पोर्शन कवर करेगा, तो न्यूज के लिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज ये है कि हाल ही में 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML इंडिया ने भारत के घरेलू बहुभाषी जिन AI
प्लेटफॉर्म हनुमान को लॉन्च किया है। अब चूंकि ये भारत का पहला घरेलू बहुभाषी जेन एआई प्लेटफॉर्म है तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, हनुमान नाम है। यह सबसे बड़ा बहुभाषी और सबसे किफायती जेन एआई प्लेटफॉर्म है। यह 98 वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें से 12 भारतीय भाषाएं भी हैं। यह सामान्य बातचीत से लेकर पेशेवर सलाह देने के साथ साथ कोडिंग और ट्यूशन जैसी जटिल तकनीकी कार्य करने तक सब कुछ संभाल सकता है। और इसका लक्ष्य 4 क्षेत्रों को पूरा करना है, जो कि है स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हनुमान एआई प्लेटफॉर्म ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये भारत का पहला घरेलू बहुभाषी जेन एआई प्लेटफॉर्म है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है हमारा ओलियंडर फूल। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये कौन सा पोर्शन कवर करेगा। तो न्यूज ये है कि केरल के 2 मंदिर बोर्डों ने प्रसाद में ओलियंडर फूलों के प्रयोग पर रोक लगा दिया है। और यह निर्णय एक 24 वर्षीय महिला के दुखद मौत के बाद लिया गया है, जिसने गलती से ओलियंडर की पत्तियां खा ली थी। इसीलिए ओलियंडर फूल जो है ये न्यूज में बना हुआ है। अब बता दें कि नेरियम ओलियंडर को आमतौर पर ओलियंडर या रोजबे के नाम से जाना जाता है और यह सूखे की स्थिति का सामना करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध भी है। इसका उपयोग संक्रमित घाव, कुष्ठ सहित त्वचा रोग, रोगाणु और परजीवी खुजली के उपचार में भी किया जाता है। ओलियंडर एक्चुअली में विषैला भी होता है और यह कार्डिक और ग्लाइकोसाइड्स के गुणों के कारण होता है। किसके कारण होता है? कार्डिक ग्लाइकोसाइड के कारण जो है यह विषैला होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का हृदय की स्थितियों में चिकित्सीय महत्व होता है, लेकिन उसकी चिकित्सीय सीमा संकीर्ण होती है, यानी कि बहुत कम होती है, जिसे बार बार ओवरडोज और विषाक्तता होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओलियंडर फूल जो है ये एक विषैला फूल भी इसको हम कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? क्योंकि इसमें जो मौजूद होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये जो है हृदय की स्थितियों को जो है मतलब कि कंट्रोल करता है, कभी बढ़ा देता है और फिर कभी घटा देता है, जिसकी जो है चिकित्सीय सीमा बहुत ही कम है। मतलब कि उस पे जो है अभी इलाज जो है संभव नहीं हो पा रहा है और ओवरडोज के कारण जो है मौतें भी हो सकती हैं। और इसी से संबंधित जब उसकी पत्तियां जो है एक महिला ने खा लिया था केरल में, तो जो है इससे मौत हो गई है। सोचिए, केवल एक फूल की पत्तियों के खाने से मौत हो जा रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि आखिर उस फूल में ऐसा क्या है जो कि उनके मौत का कारण बना। तो कारण क्या था? कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है माइलार्ड रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या है? तो बता दें कि माइलार्ड रिएक्शन जो है खाद्य पदार्थों के स्वाद, सुगंध और बनावट के संबंध में जटिल रासायनिक तंत्र के बारे में बताता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो तब होती है जब अमीनो एसिड और शर्करा को गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों के स्वाद, सुगंध और बनावट को प्रभावित करती है। इसका नाम 20वीं सदी के शुरुआती फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस कैमिली माइलार्ड के नाम पे रखा गया था और ये एक सेक्शन के मतलब कि एक न्यूज़पेपर के सेक्शन में था माइलार्ड रिएक्शन। तो मुझे लगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये क्या है? ये एक जटिल रासायनिक जो है प्रक्रिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्विक आइलैंड के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि कुक आइलैंड इलेक्ट्रिक कार बैटरियों के प्रयोग होने वाले खनिजों के लिए समुद्र तेल से खनन की खोज में सबसे आगे है। अब बता दें ये है कहां पे? यह न्यूजीलैंड के साथ मुक्त सहयोग का एक स्वशासित द्वीप राज्य है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में टोंगा जो कि पश्चिम में है और पूर्व में फ्रेंच पोलिनेशिया के बीच में स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अवारुआ है, जो कि रारोटोंगा द्वीप पर स्थित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये है आपका अवारुआ जो कि आपका रारोटोंगा द्वीप पर स्थित है, ये जो है कुक आइलैंड की राजधानी है। अब आगे बात कर ले हम लोग पनामा के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि पनामा अपनी अप्रवासन नीति में एक नाटकीय बदलाव के कगार पर है, जिसके असर घने डेरियन जंगल से लेकर अमेरिकी सीमा तक हो सकता है। ठीक है, अप्रवासन नीति को लेकर जो है पनामा ने जो है एक रूल लागू करने पर विचार कर रहा है, इसीलिए ये जो है न्यूज में बना हुआ है। तो बता दें कि यह मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? पनामा शहर है। कई बार एग्जाम में आप लोगों ने इसको
देखा भी होगा। इसकी सीमा कोस्टरिका और कोलंबिया से लगती है और यह कैरेबियन सागर और उत्तरी प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। पनामा नहर, यहीं पे पनामा जो आपका देश है, यहीं पे पनामा नहर है। तो पनामा नहर एक जलमार्ग है जो पनामा के इस्थमुस के पार अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहां आप देखेंगे ये आपका जो है मैप में ये पनामा कैनल है, ठीक है। यह दुनिया के दो सबसे रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है और दूसरा कौन सा है, स्वेज नहर है, जो कि वो भी चर्चा का केंद्र जो है लगातार बना रहता है। साथ ही बता दें कि जो आप मैप में जो आप ये कुछ कंट्रीज देख रहे हैं मध्य अमेरिका के, जैसे ग्वाटेमाला हो गया, होंडुरास हो गया, अल सल्वाडोर हो गया, निकारागुआ हो गया, कोस्टरिका हो गया और इवन पनामा हो गया, इनका क्रम भी पूछता है नॉर्थ से साउथ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये तो रहा आपका 11 से लेकर 14 मई तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और वहां पे कौन कौन से पोर्शन से आप स्टैटिक पोर्शन में जा सकते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी। अगर ये सेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें और साथ ही इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर एग्जाम बार आप सर्च करेंगे और साथ ही आपको जो है हमारे जो आपका यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको एग्जाम बार टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़िए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हम लोगों ने मई फर्स्ट वीक और साथ ही मई सेकंड वीक कि जो हमारे वीकली जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेट करके और साथ ही साथ करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उस पर भी हमने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, तो आप लोग जाके उसको भी देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।